Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एबनॉर्मल लॉस है, और जैसे कि 15 क्वेश्चन में हमने नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ा था, आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एबनॉर्मल लॉस है. तो जैसा कि नॉर्मल लॉस में हमारा छोटा सा नुकसान होता है, ठीक है. जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारा नुकसान हुआ था, जैसे कि क्या था, शॉर्टेज ऑफ 100 टन की, ठीक है. मगर इस बार हमारे पास ये हुआ है, वो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है. तो हम एबनॉर्मल लॉस को देखेंगे कि इसमें कैसे पता चलता है कि एबनॉर्मल लॉस कौन सा है, ठीक है. और आप ज़रूर थ्योरी भी पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी पता चल जाए, ठीक है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. एबनॉर्मल लॉस. मिसेस नईम मोटर्स सेंड 100 कार्स टू हसीब ऑन कंसाइनमेंट. द कॉस्ट ऑफ each car was rupees 12,000. The expenses of Mr. Naeem Motors were. During the transit, सबसे पहले तो उसने क्या कंसाइन की है, कितनी 100 कार्स मिस्टर नईम ने हसीब को, ठीक है. मिस्टर नईम कौन है हमारे पास, कंसाइनर है, एंड हसीब हमारे पास कंसाइनी है. उसके बाद जो एक कार की कॉस्ट है, ठीक है, तो वो कितनी है 12,000. तो यानी 12,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल रुपीज़ जो पे किए हैं इसमें हमने यानी स्पेंड किए हैं, वो सारे आ जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट, ठीक है. उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक्सपेंसेस जो इस पर हुए मिस्टर नईम ने जो किए हैं वो सारे इन्होंने हमें नीचे दिए हुए हैं, ठीक है. वो कौन है, सबसे पहले कौन सा एक्सपेंसेस है, फ्रेट, वो कितना है 7,000, एंड इंश्योरेंस 3,000. तो यानी ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं वो जो मिस्टर नईम ने पे किए. उसके बाद हमारे पास है ड्यूरिंग ट्रांसिट 1 कार वाज डिस्ट्रॉयड. अब ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस. जब भी कोई कार का एक्सीडेंट वगैरह का कोई हो जाए ना, तो वो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस में ऐड हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर इनका क्या है कि कार जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, एक कार डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हुई, बट फिर भी डिस्ट्रॉय है. जब भी कोई एक्सीडेंट का आ जाता है तो हमारे पास वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस. तो फिर उन्होंने क्या, एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड रुपीज 9,000 टूवर्ड्स दैट क्लेम, ठीक है. तो हमारे पास है कि इन्होंने जो है एक कार डिस्ट्रॉय हुई है कितने की, 12,000 की, और इंश्योरेंस कंपनी ने 9,000 जो है उस पर क्लेम दे दिया, ठीक है. तो यानी हमारा अभी तक एक तरह का नुकसान 3,000 है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, हसीब सोल्ड 7 कार्स एट रुपीज 15,000. हसीब ने बेची है, उसको 100 कंसाइन हुई थी ना कार्स, तो यहाँ पर इसने सिर्फ 7 कार्स सेल की हैं, और यानी 93 कार्स जो हैं अभी भी रहती हैं, ठीक है. पर 93 नहीं रहती. वो क्यों नहीं रहती, क्योंकि 1 कार तो डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो यानी ये मतलब हुआ कि हमारे पास अब सिर्फ 92 कार्स है, कि 1 कार डिस्ट्रॉय हो गई है और 7 कार्स सेल आउट हुई हैं. तो 100 में से जब 8 निकाल दे, 7 + 1 8 निकाल दे, तो हमारे पास सिर्फ 92 रह गया है. तो हमारे पास कितनी सेल नहीं हुई, यानी स्टॉक कितना है 92 कार्स का. उसके बाद है एंड पेड फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस रुपीज 3,400. इंश्योरेंस के लिए और स्टोरेज के लिए इसने कितने पे किया है, 3,400. हसीब देन एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 90,000. अब हसीब ने बिल एक्सेप्ट किया है, मगर वो एक्सेप्ट तो किया है, मगर हम कंसाइनमेंट की जो हमारे पास जर्नल होगा, कंसाइनमेंट का लेजर होगा, उसमें हम इसको नहीं लेकर आएंगे. यू नो वेरी वेल, क्योंकि इसमें कंसाइनमेंट की इस एंट्री में कंसाइनमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं आती, इस वजह से हम यहाँ पर ये नहीं लेकर आएंगे. आगे क्या है, इन्होंने क्या है, मिस्टर नईम मोटर्स विच दे डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद देयर बैंक एट 6% पर एनम. ये भी हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी कंसाइनमेंट की एंट्री नहीं होती, ठीक है. आगे है, इट वॉज एग्रीड दैट हसीब इज टू गेट 5% कमीशन. अब 5% कमीशन हमने निकाल लेना है. जो सेल हुए कितना, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास जो सेल की वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा कमीशन, ठीक है. तो उसमें से हमने निकाल लेना 5% कमीशन. तो ये सारा हो गया. उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है कि गिव द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नईम मोटर्स. तो यानी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेना है कि किसके जर्नल से लेकर, मिस्टर नईम यानी कंसाइनर के जर्नल को देखते हुए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेना है, ठीक है. तो चले हम जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है. तो हमने एबनॉर्मल लॉस का एक अपना फॉर्मूला होगा.
तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट, ठीक है। जैसे कि हमने हसीब को कंसाइन किया था, इस वजह से हम उसका नाम रखते हैं, जो इसको हमने कंसाइन किया था उसको हम लिख देते हैं, जैसे कि कंसाइनमेंट टू हसीब, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एंट्री होती है कंसाइन करने की। तो हमने कंसाइनमेंट करते हुए, कंसाइन करते हुए कि क्या एंट्री पास करते हैं, हमारे पास क्या होती है, कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट डेबिट होता है, इसी वजह से हमने उसके अमाउंट को डेबिट कर देते हैं। और फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए हम उसको रेफरेंस में डाल देते हैं। जो भी चीज़ अगेंस्ट होती है, जैसे हम कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट बना रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट जो भी चीज़ होगी उसको हम रेफरेंस में डालेंगे, ठीक है। इसी तरह से बात करें उसके बाद, जो कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करता है, तो उसकी हमारे पास एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट डेबिट होता है, इसीलिए हमने उसके अमाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। और फिर हमारे पास क्रेडिट जो होता है वो उसको हमने क्या कर दिया, रेफरेंस में लिख दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम, जो हसीब ने, यानी जो हमारे पास एक्सपेंसेस पे करता है, कौन, कंसाइनी, ठीक है। जब कंसाइनी जो एक्सपेंसेस पे करता है, वो हमारे पास उसकी क्या एंट्री होती है, कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास जो कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट होता है वो डेबिट होता है, इसलिए हम उसके अमाउंट को डेबिट कर देते हैं। और उसके अगेंस्ट में जो चीज़ होती है उसको हम रेफरेंस में डाल देते हैं, कौन है, हसीब अकाउंट। इसी तरह से फिर बात करते हैं सेल्स की। सेल्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, जैसे कि सेल्स कर, जब भी कोई सेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एंट्री क्या होती है, सिंपल, हमारे पास होता है हसीब अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट क्रेडिट होता है, इसीलिए हमने उसके अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। और हसीब अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए हमने उसके अमाउंट को उसको रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से बात करें हम उसके बाद कि हमारे पास, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो है, जब लॉस हुआ था, 1 कार डिस्ट्रॉय हुई थी, तो उस पर इंश्योरेंस कंपनी ने 9,000 जो है क्लेम दिया था। तो जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। आप जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रूल्स हैं, तो उन रूल्स में देखें तो उनमें भी यही है बात है, तो आपने उनको जरूर याद करना है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास क्या हो जाती है, डेबिट, और कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट क्रेडिट होती है, इसलिए हमने उसके अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जो उसके अगेंस्ट में है उसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जो सेल पर कमीशन मिला, ठीक है, उस पर आ जाते हैं, ये एंट्री रह गई है। इस पर जो कमीशन मिला हमारे पास कितने हैं, जैसे कि सेल्स हमारे पास कितनी हुई थी, 7 कार्स की सेल हुई थी, ठीक है। और एक कार कितने की सेल आउट की थी हमने, 15,000 की। तो जब 15,000 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1,05,000, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आई है ये हमारे पास सेल्स की हुई थी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, 5% हमारे पास कमीशन था, तो 5% कमीशन हम किस तरह से निकालेंगे, जो सेल पर सेल हुई है हमारे पास, जैसे 1,05,000 की, तो उस पर हमने कमीशन निकाल लेना है 5% का। तो जैसे कि 1,05,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 है, इस तरह से हमने कमीशन निकाल लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 5250, ठीक है। तो ये 5250 हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद यहाँ तक हमारा सारा डन हो चुका है। उसके बाद अब जो हमारे पास चीज़ें होंगी वो सारी हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें पता होगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूले को देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला किस टाइप का है, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड करना है एबनॉर्मल लॉस, कि हमारा जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी जितनी कार्स या जो भी चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है, हमने उसकी अमाउंट लिख लेनी है। जैसे कि हमारे पास सिर्फ 1 कार डिस्ट्रॉय हुई है, तो हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1 कार डिस्ट्रॉयड। तो जब 1 कार डिस्ट्रॉय हुई है, कितने की हुई है, हमारे पास 12,000 की वो कार थी। तो 12,000 की कार डिस्ट्रॉय की है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 12,000 साइड पे करके लिख दिया इस तरह से। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने कहा ऐड करना है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हम करते थे जब भी स्टॉक का कैलकुलेशन करते थे, उसमें हम ये लाइन बी लिखते थे और उसको बी करते थे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमने करना है। हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है टोटल केसेस से और मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड केसेस से। यहाँ पर हम करते थे ना, इस पर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लॉस के साथ, जो चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है यानी लॉस्ट यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो जो हमारे पास
जो चीज़ लॉस्ट हुई है, जो डिस्ट्रॉय हुई है, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि हमारे पास 1 कार डिस्ट्रॉय हुई है तो हमने यहाँ पर 1 कार लिखा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास क्या थे 10,000, तो हमने वो लिख दिया। डिवाइड करना है टोटल कार से, ठीक है। तो हमारे पास कितनी कार्स थी 100 कंसाइन की थी, तो 100 डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 1 कार, क्योंकि सिर्फ 1 कार डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। तो जब इस सारे फॉर्मूले को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 100। तो जैसा कि हमारे पास है कि ऐड करना है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो हमने फिर क्या करना है 12,000 को ऐड कर देना है 100 से। जब इन दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12,000 1,020 ठीक है। ये आ गया जो हमारे पास, ये जो 1,020 आया ये हमारे पास क्या है एबनॉर्मल लॉस। इसके बाद अभी तक हमारा फॉर्मूला ये वाला खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं उस चीज को जो इस पर हमें क्लेम मिलता है। यानी किसी भी तरीके से अगर हमारे पास कोई चीज उस डिस्ट्रॉय होने की वजह से आ रही है, जैसे इस पे इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया है इंश्योरेंस, ठीक है, तो क्या नाम है हमने वो यहाँ पर लेस कर देना है। फिर हमने लेस करना है क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इसको हमने लेस करना है, ठीक है। तो हम जैसे कि लेस कर देते हैं फिर, और हमारे पास कितना लेस करना था 9,000 हमने दिया था ना इंश्योरेंस कंपनी ने हमें, तो हमने 9,000 को लेस करना है। और लेस का जैसे निशान आपको पता है कि ब्रैकेट होता है, तो मैंने वो डाला है, ठीक है। तो 12,100 को हम माइनस करेंगे 9,000 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3,100, ठीक है। तो ये 3,100 क्या है आ गया हमारे पास, जो हमारे पास नेट लॉस। सबसे पहले हम एबनॉर्मल लॉस था जो कि 1,021 था, ये हमारे पास क्या था एबनॉर्मल लॉस। और अब जो हमने निकाला है 3,100, ये हमारे पास क्या है नेट लॉस, ठीक है। ये नेट लॉस हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद अभी तक हमने स्टॉक नहीं निकाला, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्या में 7 कार सिर्फ सेल किए हैं, तो बाकी की जो है वो हमारे पास स्टॉक में आ जाती हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो था नॉर्मल लॉस, उसमें तो हम साथ ही कर लेते थे, उसको भी स्टॉक को भी साथ ही वैल्यू निकाल लेते हैं, मगर इसके हमें अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक है वो क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक बिल्कुल वैसे ही निकालना है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। वैल्यू ऑफ 92 अनसोल्ड कार्स, हमारे पास कितनी अनसोल्ड थी 92, तो हमने 92 लिख दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 कार सेल हुई थी और 1 कार डिस्ट्रॉय हुई थी, तो बाकी कितनी बची 92। तो 92 की जो हमारे पास प्राइस है वो क्या है 1,104,000, ठीक है। और ये हमने कैसे निकाली, 92 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या थी 12,000 कॉस्ट से, ठीक है। 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1,104,000, ठीक है। उसके बाद हमने किया ऐड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हमने ये किया तो इसको तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम स्टॉक में करते हैं, 10,000 यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो अनसोल्ड 92 है, ठीक है। तो जब इस सारे को सॉल्व हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9,200। जब आपस में इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,113,200। और ये जो हमारे पास अमाउंट आई है ये हमारे पास हो गई स्टॉक की अमाउंट, ठीक है। तो ये थे हमारा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये 2 कैलकुलेशन हमने करनी थी एंड ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे हमारे पास जो 2 एंट्रीज रह गई हैं हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाता है, बाकी सब हमने कर लिया था, हमारी सिर्फ ये 2 एंट्रीज रह गई थी, तो इन पे भी बात कर लेते हैं। हमारे पास आए जैसे कि हमने अभी नीचे किया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, सॉरी एबनॉर्मल लॉस नहीं, हमारे पास था नेट लॉस, ठीक है। तो नेट लॉस जो है वो हमारे पास क्या है लॉस, तो लॉस है, तो हमने लॉस की भी इसकी एंट्री हम जैसे कि पास करते होते हैं। अगर हम इसकी एंट्री पास करनी पड़ जाए जर्नल एंट्री, तो हमारे पास क्या होगी लॉस अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हमारे पास कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट क्रेडिट होगा, इसीलिए हमने उसके अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और उसके डेबिट में जो चीज़ थी उसको हमने रेफरेंस में डाल दिया, कौन था लॉस, तो लॉस को हमने रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। जैसे कि स्टॉक की अब एंट्री आ जाती है, तो स्टॉक की एंट्री तो आप हमेशा से करते आए हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसमें हमारे पास क्या होता है कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट क्रेडिट एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनमेंट टू हसीब अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इसीलिए हमने उसके अमाउंट को क्रेडिट कर दिया स्टॉक की अमाउंट को, और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो उसके डेबिट में था उसको हमने रेफरेंस में लिख दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी इस चीज़ की सारी चीज़ें डिटेल्स। तो अब हमने कर लेना है इन सब का टोटल।
तो अब हम जब इनका टोटल करें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो है ये ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 1,20,000 तो पहली एंट्री में ही इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो ये अमाउंट तो वैसे ज़्यादा लग भी रही है और है भी ही ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे पास इस सब का टोटल ये आता है, जो कि मैंने नीचे अंडरलाइन में लिखा है। अब अगर हम दूसरी साइड का यानी क्रेडिट साइड का टोटल करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, हमारे पास 1113200। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1230300। सॉरी, अच्छा हमारे पास ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमारे पास ये अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, 1230300। वैसे दिखने में तो ये ज़्यादा लग रही है, 1,20,000 आ गया, मगर उसने कमाल कर दिया। अच्छा देखें, अच्छा क्या डिटेल बताऊं, 1,20,000 और फिर 10,000 34,000 ये सब कुछ है, मगर इसमें 1,05,000 फिर 9,000 फिर 3,100 एंड देन 11,13,200। तो यानी ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ गई, 1230300, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास, जो इसकी साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास अब फिर हम कर लेते हैं इसका टोटल, ठीक है। तो हमारे पास इसका टोटल क्या आ जाता है ये देख लेते हैं। जी, तो अब हमारे पास जैसे कि आ गया डेबिट की अमाउंट आ गई है, ठीक है। तो डेबिट की अमाउंट जो है हमारे पास वो है ये 1218650, ठीक है। तो ये हमारे पास डेबिट की, और क्रेडिट की आपको पता है 1230300। तो जब हमने डेबिट को क्रेडिट से माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11650, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ गई प्रॉफिट एंड लॉस की। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे पास लेजर होता है तो लेजर में हमारे पास ये डेबिट में हमेशा कौन सी चीज़ आती है, जो हमारे पास प्रॉफिट होती है। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 11650। तो ये था हमारा 16 क्वेश्चन। अब हम पढ़ लेते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ आपको रीड आउट कर दूंगी ताकि आपको करने में आसानी हो। तो हम वो पढ़ लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आपने खुद ही करना है, मैं सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ ताकि आपको कहीं भी मुश्किल ना हो। अगर तो आपको कहीं मुश्किल होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि है, बिलाल ऑफ लाहौर कंसाइंड 100 केसेस ऑफ कैंडल्स टू अब्दुल्ला ऑफ मार्डन विच कॉस्ट हिम ₹50 पर केस, ठीक है। 100 केसेज है और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट, पैकिंग, कैरेज, रेलवे फ्रेट एंड, ठीक है, ये सारे हमारे पास वो हैं एक्सपेंसेस, और ये किसने पे किए हैं, बिलाल ने, ठीक है। तो हमने ये सारे इन सबको टोटल करके एक ही बार लिख दीजिएगा। उसके बाद सम ऑफ द केसेस वर डैमेज इन ट्रांजिट एंड अब्दुल्ला टुक डिलीवरी ऑफ 90 केसेस ओनली, ठीक है। तो हमारे पास 100 केसेस थे और हमारे पास इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने केसेस डैमेज हुए, बल्कि इन्होंने ये बताया कि सिर्फ 90 केसेस की डिलीवरी हुई, ठीक है। तो जब 90 केसेस की डिलीवरी हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 केसेस डैमेज हुए हैं। तो 10 को 100, सिर्फ हमारे पास 90 केसेस रह गए और 10 केसेस डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो यानी ये एबनॉर्मल ट्रांजिट के दौरान डैमेज हुए हैं ना, डिस्ट्रॉय हुए हैं, जैसे हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में हुए थे, बिल्कुल वैसे ही ये भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल लॉस। तो हमने एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब्दुल्ला स्पेंड ₹50 फॉर कार्टेज एंड ₹100 फॉर गोडाउन रेंट, ठीक है। तो ये दो एक्सपेंसेस हैं जो कि किसने पे किए, कंसाइनी ने, ठीक है। एंड सोल्ड द कंसाइनमेंट एट ₹60 पर केस, ही सेंट नेट। अच्छा, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने सेल हुए, क्यों, क्योंकि सारे सेल हो गए, कोई भी नहीं रहा। 90 केसेस थे, 90 के 90 सेल हो गए हैं, और 60 जो के ₹60 के सेल हुए। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी सेल की, ठीक है। He sent the net amount to Bilal after deducting his expenses and commission at the rate of 5% on the sale proceeds together with his sale account sales, ठीक है। तो हमारे पास अब फिर सेल की आ जाती है। तो इसने जो एक सेल की थी इस पर 5% जो कमीशन मिला वो भी इसने रिसीव कर लिया, इसने ले लिया, ठीक है।
तो क्या फिर क्या हुआ, बिलाल ऑल्सो रिसीव ₹300 फ्रॉम द रेलवे फॉर डैमेजेस। अब जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिला था, इस क्वेश्चन में इसने रेलवे से इसको ₹300 मिले। तो इसको हमने वैसे ही यूज़ करना है जैसे कि हमने लेस किया था फॉर्मूले में इंश्योरेंस कंपनी को, बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें लेस करना है 300 किसके, रेलवे चार्जेस के, ठीक है। तो क्योंकि इसको भी ये क्लेम मिला है। तो फिर आगे क्या है, शो हाउ द कंसाइनमेंट अकाउंट वुड अपीयर इन बुक्स ऑफ बिलाल। तो यानी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है बिलाल के जर्नल को देखते हुए, और इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ चेंजिंग ये है कि आपकी आसानी हो गई है कि इस क्वेश्चन में आपको स्टॉक फाइंड आउट नहीं करना। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था स्टॉक अलहदा से सेपरेटली, बट इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट करना है और उसी की अमाउंट लिखनी है। इसके अलावा आपने कोई भी नई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ये करना है। एंड आई होप आपसे हो जाएगा। अगर तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो मुझे सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।